चलें बेटा, नेक्स्ट क्लास है आपकी है, नया टॉपिक है आपका पोल्यूशन का जो स्रोत है वाहित मल और कूड़ा करकट। ठीक है, पोल्यूशन के स्रोत में वाहित मल और कूड़ा करकट आपका तटवर्ती भागों में स्थित नगरों को विशाल जनसंख्या द्वारा विसर्जित मल जल कूड़ा करकट समुद्रों में मिलता है। इससे बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा होता है। अब आप देखोगे प्लास्टिक ने हमारी सॉइल को भी पोल्यूटेड किया है, नदियों को भी पोल्यूटेड किया है, इसके साथ साथ समुद्र को भी प्रदूषित किया है। ठीक है, अब समुद्रों में प्रदूषण बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा होता है। नगरीय घरेलू अपशिष्ट को समुद्र में निस्तारण से प्रदूषण फैलता है। जहाजों से निकलने वाला मलजल और अपशिष्ट पदार्थ भी समुद्री जल में मिलते हैं। यहाँ पे हमने विशेष तौर पे फोकस किया है समुद्रों की बात। समुद्रों में जो आपका वैश्विक परिवहन है, जहाँ से तेल वगैरह आते हैं, तो वो भी एक बड़ा स्रोत है आपके समुद्र के वाटर का जो प्रदूषित होने का। ठीक है बेटा, जल परिवहन प्रतिवर्ष लगभग 21 मिलियन बैरल तेल समुद्रों में मिल जाता है। तेल टंकियों को समुद्र में धोने से भी प्रदूषण फैलता है। अब आप देखोगे जहां पर भी ह्यूमन की एक्टिविटी होंगी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होंगी, वहां पर ही पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप देखोगे ना, ह्यूमन क्या करता है, वो अपने चारों तरफ डिस्टरबेंस करेगा ही। और जितना उसकी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती चली जाएंगी उतना ही पोल्यूशन का स्केल बढ़ता चला जाएगा। समुद्री प्रदूषण का प्रभाव, ऑयल टैंकरों से जलयानों से रिश्ता हुआ तेल बड़ी मात्रा में समुद्री सतह पर फैल जाता है। इसे ऑयल सिल्क कहते हैं। इसे नोट कर लेना बेटा। ऑयल सिल्क क्या है? पानी के ऊपर एक तेल की परत जम जाना। आप देखोगे अभी मुझे मेमोरी में है कि ये जब पहले कभी पानी इकट्ठा हो जाता था कहीं और उस पर मच्छर पनप जाते थे, तो आप देखोगे मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता था। और मिट्टी का तेल इतना नुकसान करता था कि जितने एरिया में मिट्टी का तेल पानी की ऊपर है, अगर वहाँ मच्छर बैठा तो वो खत्म हो जाता था। तो ये ऑयल सिल्क जब तो हमने यूज की थी उनको मारने के लिए, बट यहाँ पे अगर समुद्र के उसमें देखोगे आप, तो यहाँ पे इस ट्रैफिक के कारण उस पर एक पानी पर एक पूरी ऑयल की परत जम जाना, ये ऑयल सिल्क कहलाती है। समुद्री सतह पर जमा तेल की परत के कारण जल में ऑक्सीजन का आदान प्रदान रुक जाता है। इस जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, और जितनी जल के में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी तो बिलो वाटर जो लाइफ है वो उतनी ही प्रभावित होगी। बिलो वाटर लाइफ उतनी ही प्रभावित होगी नकारात्मक रूप से। उसे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हुई तो वो उनकी डेथ तक हो सकती है। और दोनों को ही, जीव जंतुओं के साथ साथ मछलियों के साथ साथ वनस्पति भी प्रभावित होती है। वनस्पति को जो सूर्य की किरणें फिल्टर होकर के पानी के अंदर जाती है वो नहीं जा पाती हैं, तो उनका प्रॉपर वहां पे वो प्रकाश संश्लेषण की एक्टिविटी नहीं हो पाती। 1950 से 60 के दशक में जापान तट के निकट मिनी माता मैंने आपको करा दिया है, फूड साइकिल से रिलेटेड है। मिनी माता के कारण, किसके कारण होता है? पारे की अधिकता से। और अभी जो डिस्कशन बायो कंसंट्रेशन, बायो मैग्निफिकेशन को लेकर के हुआ है, ये उसी प्रोसेस की देन है। खाड़ी में पारायुक्त अपशिष्ट पदार्थों के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी। हाइड्रोकार्बन बेंजापायरिन के भोजन श्रृंखला में संचयन होने पर समुद्री जीवों का सेवन करने वाले मनुष्यों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जो समुद्री खाद्य पदार्थ को यूज करते हैं, सी फूड को यूज करते हैं, ये भी डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से आया है। अभी मैंने आपको बताया जहाँ पे नालों की जो पानी है उसको सिंचाई के लिए यूज किया जा रहा है, तो जो वो फसल आती हैं वो हाईली पोल्यूटेड होती हैं, उसमें पोल्यूशन की मात्रा हाईली होगी, हाईली टॉक्सिक होंगी वो। इसलिए जो आज सब्जी आ रही है मार्केट में, फ्रूट आ रही है मार्केट में, उन्हें देखभाल करके ही खाया जाना चाहिए। आप देखोगे जितनी आकर्षित चीजें लग रही हैं उतनी ही खतरनाक है। आप देखोगे ना, अदरक, फसलों के जो ये सब्जियां हैं इनकी धुलाई ज्यादातर तेजाब के पानी से हम कर रहे हो, तेजाब में डाल करके उसे साफ करके ले रहे हैं। बड़ी चमकीली सब्जी है वो, जितनी चमकीली होगी उतनी ही नुकसानदायक होगी वो। ठीक है बेटा, अदरक जैसी सब्जियों को वो क्या है, तेजाब से धो करके लाते। सब्जियों को सेल आउट करने के लिए, जैसे आपको मैंने बताया था, सेब पे एक वैक्स लगाया जाता है, पूरा उस पर चिट लगाई जा रही है, वो कभी कभी धोते नहीं है, ऐसे ही खा लेते हैं। तो एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि फल ना खाएं तो बेहतर है। पहले क्या है, न्यूट्रिएंट्स के लिए फलों में जो पौष्टिक तत्व मिलते थे उनके लिए फल खाए जाते थे,
बट इन फलों को उगाने में अब इतने टॉक्सिक मटेरियल यूज हो रहे हैं कि ह्यूमन हेल्थ को वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से चले आगे। तीव्र औद्योगिक विकास। बेटा अब जो एनटीए क्वेश्चन दे रहा है वो इस तरीके के ज्यादा दे रहा है, कथन और कारण। अब तीव्र औद्योगिक विकास ने क्या किया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक तो फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुई है, ठीक है, हमारी सोच चेंज हो गई है, हमारा खान पीन चेंज हो गया है, ये सब चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें चेंज होंगी तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होएगा सोशल स्ट्रक्चर का, रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 5 करोड़ टन से अधिक संश्लेषित पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं, किसके कारण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण। लगभग 50 करोड़ टन खनिज उर्वरकों का प्रयोग होता है तथा लगभग 40 लाख टन रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग होता है। कितनी हाईली मात्रा है, लाख टनों में मात्रा है। आप देखोगे एक स्टूडेंट हमारा था, उसने दुकान खोल ली पेस्टिसाइड की, पहले साल उसका 5 लाख का सामान बिका, गांव में ही दुकान थी उसकी। नेक्स्ट ईयर इस 5 लाख की सेल 75 लाख में कन्वर्ट होगी, और आज उसकी सेल का कोई पता नहीं है, वो कितना पेस्टिसाइड गांव में बेच रहा है, अपने गांव में। जो ऊपर नाम आपको लिखवाए गए थे उन टॉक्सिक मटेरियल को वो बेच रहा है। और विडंबना ये है कि जो सोशल मीडिया पे रील बनाते हैं बच्चे, सोशल मीडिया पे रील बना रहे हैं, जो जिनके फैन फॉलोइंग ज्यादा है, कीटनाशक कंपनियां उनसे कांटेक्ट कर रही हैं कि आप ये हमारा प्रचार करो, हम आपको पैसा देंगे। और आज वो कह रहे हैं, देखोगे ना कितने अच्छे तरीके से डिजाइन करके सोशल मीडिया में रील बना रहे हैं कि जी तुमने अपने गन्ने के खेत में क्या डाला, ताऊ जी, ताऊ का और उसका बेटे का जो रील बन रही है, वो ताऊ जी से बता रहा, क्या लगा मैं तो नहीं बताने का, ताऊ से शादी का झांसा दे रहा है, तब वो बता रहा कि मैंने तो ये डाली दवाई, इससे बढ़िया गन्ना होता है। वो इतनी टॉक्सिक है। अब जब हम गन्ना उगाने से लेकर के कटान तक टॉक्सिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो गन्ने में क्या उम्मीद कर रहे हो कि आपको हाईली पौष्टिक पदार्थ मिलेगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि इस नेचर को जो हम देंगे वही रिटर्न गिफ्ट में हमें मिलने वाला है। ठीक है बेटा, तो कितने लाख टन रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग होता है? पृथ्वी के औद्योगिक संयंत्र प्रतिवर्ष 30 अरब घन मीटर प्रदूषित जल, 25 करोड़ टन धूल तथा 7 करोड़ टन जहरीली गैस निकालते हैं। ये इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट का अनुमानित संख्या है, अनुमानित। और ये अनुमानित संख्या भी 2, 4, 5 साल पहले रही होगी। आज आप देखोगे कि इसमें तो बढ़ोतरी हुई होगी। अब शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वाटर कंजप्शन का सोर्स है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बट ओवरऑल पानी की सबसे ज्यादा खपत एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है, वैश्विक तौर पे भी। ठीक है बेटा, यहीं से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, संकटग्रस्त जातियां। क्यों स्थिति आई है संकटग्रस्त जातियों की? इस बदलती हुई संरचना में हमने क्या किया है, मैंने डिफोरेस्टाइजेशन हो गया है। देखो क्या रिप्लेसमेंट है, सोशल स्ट्रक्चर होती है बेटा। अब यहां पे क्या था, फीमेल और मेल की बात कर रहा हूं मैं अभी। फीमेल ने एंट्री की, ये जॉब सेक्टर है, जॉब सेक्टर है। फीमेल ने एंट्री की जॉब में और इसने इतना सेक्टर मेल का खा लिया। ठीक है, मैं यहां महिला विरोधी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, अब ये महिलाओं का सेक्टर चला गया है नौकरी में। अब ध्यान रखना बेटा, चीजें वहीं आनी है। अब ये मेल कहां से खिसका है, इस मेल ने इधर एंट्री मार दी, ये आ गया घरों में। और एक टर्म आई है हाउस हस्बैंड। जितना महिला जॉब सेक्टर में रिप्लेस हुई हैं, उतना ही घरों में पशु शिफ्ट हो गए, पुरुष शिफ्ट हो गए। पुरुषों ने कह दिया आप जॉब पे जाओ, मैं घर का काम देखूंगा। और ये टर्मोलॉजी आई है हाउस हस्बैंड की। और ये कल्चर आपकी डेवलप हो रही है इंडिया में। किसी भी चीज का स्पेस जितना घिरेगा, वो स्पेस दूसरी जगह इतना ले लेगा। अब क्या है, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटा, उस चीज को ध्यान में रखना। अब हर जगह एक प्रॉब्लम इमर्ज हुई है बंदरों की, घरों में बंदर आना।
जाल लगवाए जा रहे हैं सेफ्टी के लिए, फिर भी बंदर आकर के शहरी रेजिडेंशियल एरिया में या अर्बन हो या रूरल हो आतंकित कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं वो, क्वेश्चन मार्क लगा उसके क्षेत्र में। हमने उनके घरों में एंट्री की है, डिफॉरेस्टाइजेशन कर दिया, जहां वो रह रहे थे उनके पेड़ काट दिए, वहां हमने फ्लैट बना दिए। अब उन्होंने क्या कहा, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारे यहाँ चले जाएंगे। बट अब हमें समस्या हुई है ना, वो हमारे यहाँ आए हैं। तो देखोगे ना, वनों के विनाश के कारण जितने पशु पक्षी थे उनके आवास भी हमने खत्म कर दिए हैं। आवास खत्म होने के साथ साथ उनका अस्तित्व खतरे में है, और ये अस्तित्व खतरे में है तो उन अस्तित्व खत्म होने से इनकी एक बुक होती है रेड डेटा बुक, इसमें इनका वर्णन होता है। और इसे कौन छापता है, IUCN। ठीक है, रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों का विवरण मिलता है। इसमें पेड़ पौधे हो सकते हैं और जीव जंतु हो सकते हैं। तो संकटग्रस्त जातियां ऐसे पादप जंतु जिनकी संख्या में तेजी से घट रही है, उनके लुप्त होने का संकट उत्पन्न हो गया है। संकटग्रस्त जीव जातियां जीव या जाति कहलाती हैं। संकटग्रस्त जीव जातियों का लाल आंकड़ों की पुस्तक रेड डेटा बुक में प्रकाशित किया जाता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत के लगभग 450 संकटग्रस्त पादपों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया गया है। इनमें चंदन, कल्पवृक्ष, हिरन, तूतिया, बगल, सर्पगंधा, गूगल, ये आपके नाम दिए गए हैं पेड़ पौधों के और जंतुओं के। ये क्या है, लुप्त हो गए। और यहाँ से एक टर्म लिखोगे आप, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जितने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं की प्रजाति मिलेगी, इसी को ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जितनी विविधता होगी उतना ही एनवायरमेंटली हम रिच होंगे, धनी होंगे। जितना वो कम होती चली जाएगी, ध्यान रखना, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, और नेचर में खुद प्लांट्स की प्लांट पे इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बट उनमें उनकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता जा रहा है। टॉपिक लिख लेना, बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा बेटा, आपको वीडियो में देख लेना। तो ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपका। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संगठन द्वारा संकटग्रस्त जंतुओं की सूची लगभग 160 प्राणियों को सूचीबद्ध किया गया है। मैंने आपको डिक्लोफिन के इफेक्ट बताए थे, किस पर, गिद्ध को लेकर के। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता था, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सी चीजों को वो सफाई कर देता था। अब देखोगे किस तरीके से सफाई होती है। जैसे बारिश होगी, पहली जमीन से निकलेंगे पीले पीले मेंढक। अब वो क्या है, वो सड़क क्रॉस करते समय वो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। सुबह ही देखोगे वो उनका नाश्ता बनने, पशु पक्षी जो पक्षी हैं, कोई वगैरह उन्हें खा जाते हैं। अब आपके देखोगे जो कोआ होता है वो भी लुप्त हो रहा है। जब श्राद्ध आते हैं, जब ढूंढते फिरते हैं कि कोई कोआ मिल जाए, एक भी नहीं दिखता आपको, लुप्त हो रहे हैं वो। मैंने गौरैया की बात की है, अब कोए की बात कर रहे हैं हम। अलग अलग चिड़िया होती थी, अलग अलग कलर की चिड़िया आती थी, अब रंग बिरंगी होती थी, वो नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनके आवास ही खत्म कर दिए हमने। और जो प्राकृतिक प्रेमी हैं वो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देखोगे ना, जब सुबह के टाइम में पेड़ों को पानी देता हूँ, उन पे पानी डालता हूँ, तो एक ब्लैक कलर की छोटी सी चिड़िया आती है, वो फूलों के अंदर से कुछ चीजें खाती है, और विशेष तौर पे वो नहाने के लिए आती है। जब उस पेड़ पे पानी डलता है ना, हल्के से फुहारा डलता है, तो उसके अंदर छुप करके बैठ जाती है और ऐसे नहाती है वो, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं नहा सकती। अगर देखोगे ना, उस पर पानी डलता है सीधा, तो वो इसका उतना वो नहीं है भाई, उसका अस्तित्व नहीं है कि वो इतने पानी की मार झेल ले। बट पत्तों के नीचे बैठ जाती हैं और ज्यादातर आ जाती हैं, उन्हें पता है इंडिकेशन इस टाइम स्नान चलेगा, और वो आ जाती हैं और पेड़ों के नीचे बैठ के आराम से नहाती हैं। और मैं भी हल्का सा फुहारा पेड़ पे डालता हूँ, पेड़ों से जो पानी डलता है इनके ऊपर, उससे वो अच्छे से आनंद लेती है। प्राकृतिक प्रेमी जो हैं वो पेड़ पौधों को बड़े संरक्षित करते हैं। और यहाँ से एक आपका नाम आता है ग्रीन बिल्डिंग, मैंने लिखवाया उस दिन आपको। ग्रीन बिल्डिंग वो है कि जो लोगों के द्वारा इस तरीके से डेवलप की गई है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। पेड़ पौधों को उन्होंने अपने छत पर, गमलों में, अपना जो वेस्ट है उसको ज्यादातर अपने घरों में ही क्या करना, बिल्कुल प्रबंधन करना। आप देखोगे केले के छिलके हैं, आपके मटर के छिलके हैं, ये 15-20 दिन में आपके कंपोस्ट में तब्दील हो जाते हैं, अगर आपके पास स्पेस हो तो। फिर भी देखो, रेजिडेंशियल सिचुएशन नहीं होती है, कभी कभी आप प्लांट लगाएं, बट जैसे बालकनी में आपने प्लांट लगा लिए, तो जो नेचर से लगाव करते हैं वो जगह ढूंढ लेते हैं पेड़ लगाने की। और हर एक सिटीजन को, भारत के नागरिक को पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। कौन से एक्ट में बेटा, ये आर्टिकल कौन सा है जो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है?
प्राकृतिक संकट और उनसे बचाव, आर्टिकल 51 का कै का 11वां, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, एवरी सिटीजन क्या करेगा, ऐसे प्रयास करेगा, भारत का नागरिक उसका कर्तव्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाएगा। भूकंप आ गया बेटा। अब कुछ आपके आते हैं डिजास्टर, प्राकृतिक संकट और उनसे बचाव, नेचुरल डिजास्टर। इसमें पहला आता है अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। पहले सोच क्या थी, पहले रिलीजियस पुट डाला जाता था कि ये जो महामारियां क्यों आती हैं, पाप जब बढ़ जाएगा तो महामारी आएंगी। अब हम कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को संकट होगा तो महामारी आएंगी। पहले ये हमें जब हम छोटे थे हमारे याद है कि दादी अम्मा ये बताती थी कि भूकंप कैसे आता है। वो बताती थी कि पृथ्वी जो है वो गाय की सींग पे रखी गई है और जब पृथ्वी सींग बदलती है तो भूकंप आता है। हमने एग्री कर लिया इसी बात को। बट जब बड़े हुए तो किताबों में पढ़ा कि पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं इनके खिसकने के साथ साथ भूकंप जनरेट होता है। और इसे किसे में मापते हैं बताओ, भूकंप को किस में मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पे। ठीक है, पृथ्वी की प्लेट खिसकने से भूकंप आता है बेटा। और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी प्राकृतिक आपदा नुकसान करती है भारत में, तो बाढ़ करेगी, क्योंकि बाढ़ हर साल आती है भारत में। कुछ एरिया ऐसा है जहां हर साल बाढ़ आती है। और अगर वैश्विक संदर्भ में पूछा गया है तो भूकंप आपका आ जाएगा। अब भूकंप क्या है, विश्व में प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली मौतों से 13% भूकंप से होती है। प्रतिवर्ष औसत 10,000 व्यक्ति भूकंप से मरते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय दशाओं में विवर्तन विकिरणों से भूपृष्ठ के अकस्मात कंपन से भूकंप आते हैं। ठीक है, परिणाम का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। भूकंप को लेकर के थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। एक जगह क्वेश्चन है कि इतनी डिग्री बढ़ने से 10 बढ़ने से कितना बदलेगा वो, तो उसे एक बार देख लेना, थोड़ा डीपली दिया हुआ है, वो कैलकुलेशन के बिहाफ पर है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 16 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के तल के नीचे भीषण भूकंप से उपजी शक्तिशाली सुनामी लहर भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्र सहित दक्षिण पूर्व एशियाई में तबाही लाने वाली विश्व में अब तक की भीषण प्राकृतिक आपदाओं में एक साबित हुई है। यहां से आपका नेट में क्वेश्चन बना सुनामी को लेकर के। सुनामी क्या होती है बेटा उमेर, समुद्र की तलहटी में जब भूकंप आता है तो बड़ी ऊंची लहरें आती हैं और वो लहरें तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, ये सुनामी है। दिसंबर 2004 में आपकी तमिलनाडु के तट पर आई थी और इससे इसके नेट में क्वेश्चन आपके बहुत पूछे गए हैं। जापानी वर्ड है सुनामी। ठीक है, इसके बाद आपके वो आते हैं चक्रवात, आपके तूफान आते हैं। हुदहुद एक तूफान था आपका 2016 हो सकता है तब आया हो। ठीक है, तो बेटा सुनामी इस तरीके से है, भूकंप कहाँ जनरेट हुआ, समुद्र की तलहटी में, और उससे सुनामी आती है। इसके बाद बाढ़ है, विश्व की लगभग 20% आबादी प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आती है। ये आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्राकृतिक आपदा में आपकी सुनामी, बाढ़ और भी चीजें आ जाएंगी जो प्रकृति के द्वारा बड़ी मात्रा में ह्यूमन को नुकसान पहुंचाती हैं। अब आपकी इंपोर्टेंट टर्मोलॉजी आ गई है, जो टर्मोलॉजी क्वेश्चन बनाती है आपकी। ठीक है, क्या क्या दिए हैं बेटा, एसिडिक रेन मैंने आपकी करा दी है, अम्लीय वर्षा, वर्षा जल में घुल करके सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल बनाती है जो वर्षा के रूप में नीचे आता है। कोई दिक्कत तो नहीं है एसिडिक रेन से, अच्छे से कराया मैंने। वायु प्रदूषण करा दिया है बेटा, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का उपस्थित वायु का आवरण है। यहां पे क्वेश्चन बनता है बेटा, ये अर्थ है, कितने स्पेयर हैं इसके चारों तरफ, पृथ्वी के बाह्य आवरण कितने हैं, 7 हैं। मैंने तो 5 ही बताया आपको। कौन कौन से मंडल है बताते चलो चलो, मेरी विज्ञान बढ़ जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल।
अब 7 कराओ, इन्हें कहां से कराओगे? हाँ देखो, कॉन्फिडेंस से बोलोगे दिनेश की तरह तो मैं गलत को भी सही कर दूंगा तुम्हारे को, है नहीं? दिनेश इस तरीके से बताता है कि भाई हाँ, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु का आवरण। अब ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, इसी को ही हम यहाँ वायुमंडल बोल रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर बोलते हैं। समताप मंडल पे आपके बहुत क्वेश्चन बने, किसको लेकर के? ओजोन को लेकर के। 15-20 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में समताप मंडल से लेकर के मिलेंगे, ओजोन डिप्लीकेशन से लेकर के मिलेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लेकर के मिलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, इसे पोर्शन को जरूर कर लेना आपको। वायुमंडल हो गया, धुंध सूक्ष्म कण और बूंदों का मिश्रण है जो वायु में निलंबित है। इससे ही आपकी क्या बनती है? स्मोग। जब ये धुंध धुएं के साथ रिएक्शन करती है तो स्मोग बनाती है। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित, इसमें मानव निर्मित प्रोडक्ट आपका आ जाता है। दूसरा आता है जैव सांद्रण, बायो कंसंट्रेशन, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, शरीर में अपघटित न होने वाले पदार्थों का एकत्रित होना। कहाँ एकत्रित होते हैं? वसा में। कहाँ एकत्रित होते हैं? वसा में। इसलिए देखोगे जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर फैट बढ़ता जाता है, व्यक्ति के नहीं, जीवों के अंदर, मैं आपको बताता हूं, जितना हम कंफर्ट जोन में जाते हैं हमारे जीवन को और स्वास्थ्य को खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, किसी भी पशु को आप उसे आश्रित कर लो अपने ऊपर, अच्छे से उसे भोजन देने लगो, उसे मोटा बना दो, बिल्कुल हेल्दी, किसी दिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि वो दिक्कत हो जाएगी उसे, ठीक है? तो यही आज हमारे साथ हो रहा है, हमारी एक्टिविटी ना होने के कारण हमारे जीवन को संकट हो रहा है। और जो आज हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, हार्ट अटैक जैसी इश्यू आ रहे हैं यंगस्टर में, वो इसी का कारण है। बायो कंसंट्रेशन, शरीर में जितना जो आपका फूड साइकिल होगा, उस खाद्य पदार्थ से जो चीजें मिलेंगी वो ही हमारे अंदर इकट्ठी होंगी और वही नुकसान करेंगी। जैव साधारण हो गया, अपघटनीय, डिग्रेडेबल। अपघटनीय क्या होते हैं? डिग्रेड। अपघटक क्या होते हैं? जो उन चीजों को डिग्रेड करते हैं। इसमें क्या है, जैसे आप देखोगे फफूंदी, कवक वगैरह जो लकड़ी को इजीली डिकम्पोज करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ, जो अपघटनीय पदार्थ हैं वो नेचर के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है। नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल आपका सबसे ज्यादा नुकसानदायक है नेचर के लिए, क्योंकि लंबे समय तक वो अपने अस्तित्व बनाए रखता है, और इस अस्तित्व बनाए रखने के साथ साथ वो एयर के साथ रिएक्शन करने के बाद जहरीली गैस बनाता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है? जैव विविधता दिवस और दशक पे क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया है। जैव विविधता दशक 2010 से 2020, इसे क्या नाम दिया गया है? नव परिवर्तन दशक, ठीक है? ओजोन डे दिवस में आपके आएंगे, जैव विविधता दिवस भी आपका आएगा, ठीक है? इन्हें जरूर लिख लेना बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे आपको करानी थी, ये मैंने लिखे हुए हैं। जैव संरक्षित क्षेत्र, पारिस्थितिक लक्षण और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र जिन्हें जैव संरक्षित घोषित किया गया है, प्रोटेक्शन किया गया है इनका। मांसाहारी भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन के मिश्रण से बनने वाले रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग प्रशीतक, विलायक और आग बुझाने के लिए किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप देखोगे ये जो आग बुझाने के लिए आपके सिलेंडर लगे हुए होते हैं, इसमें कौन सी गैस होती है बताओ? देखो, आग के लिए क्या जरूरी है? O2। कभी भी जब आग लग जाती है तो पानी नहीं छिड़कना चाहिए, उससे ज्यादा बढ़ती है वो। CO2 डालोगे तो O2 की कमी हो जाएगी और इससे आग बुझ जाएगी, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, रासायनिक संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा जैविक पदार्थों का उत्पादन, रासायनिक संश्लेषण, ठीक है? क्लोरोफिल, पौधों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ, इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उपभोक्तावाद, संसाधनों का उपभोग करना। बेटा आपको जो नोट्स दिए गए ना, उसमें मैंने बीच में छोड़ दिए हैं, जो छोड़ दिए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो समझने वाले हैं मैं वो ये आपको बता रहा हूँ, टिक कर लेना, इनको ही पढ़ना आपको। कंपोस्ट, जैविक पदार्थों के अपघटन से पोषक तत्वों से भरपूर खाद। समुदाय,
बेटा देखो इंपॉर्टेंट क्या है, शब्द, इसके कोई मायने नहीं है। नो मीनिंग, क्या मीनिंग रखता है इसका? स्थान। आपके कम्युनिकेशन की यूनिट जो हुई है उसमें मेहरबिया वर्ड आया है। मेहरबिया में ये कहते हैं कि शब्द केवल 7% यूज होता है कम्युनिकेशन में, बट समुदाय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ समुदाय विभिन्न प्रजातियों का एक क्षेत्र है। बट अगर सोशियोलॉजी में इसे यूज करते हैं तो गांव एक समुदाय है, और इस समुदाय को कहीं और तरीके से यूज करोगे तो लोकल पर्सन है वो समुदाय है। तो समुदाय यहाँ कम्युनिटी को किस तरीके से, विभिन्न प्रजातियों का एक क्षेत्र की उपस्थिति, एक क्षेत्र में जो विभिन्न प्रजातियां पेड़ पौधों की रह रही हैं उसे कम्युनिटी बोला है। बट सोशियोलॉजी में क्या है, गांव एक समुदाय है जहां पे कुछ लोग निश्चित भूभाग में रहते हैं और सामान्य जीवन में भागीदारी करते हैं। परपोषी भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होना परपोषी है बेटा। सीढ़ीनुमा खेत जो मैंने अभी आपको बताया था, सीढ़ीनुमा खेत पहाड़ी क्षेत्र में होता है। संकुचित जलाशय पृथ्वी की 2 अपरगम्य सतहों के बीच उपस्थित जल झरना। अपघटक जैविक पदार्थों को अजैविक रूप में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। कौन कौन से डिकम्पोजर होते हैं? ध्यान रखना बेटा, कुछ चीजें डिकम्पोज 4 घंटे में हो जाएंगी, कुछ 24 घंटे में हो जाएंगी, कुछ को कई दिन लगेंगे। तो डिकम्पोज होने की टाइम अलग अलग होता है किसी भी चीज। किसी चीज का लाइफ साइकिल आप देख लोगे, कोई वनस्पति ऐसी है कि वो 15-20 दिन में सेल आउट हुई मार्केट में, वो ज्यादा, इसलिए कहते हैं जब मोटिवेशनल स्पीकर आपसे बात करते हैं किसी भी सक्सेस को लाने के लिए एक टाइम पीरियड लगता है। आप देखोगे ना, आपका जो गोल है वो बड़ा है, ठीक है ना, यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं आप, कब तक एसआई बन के अपना सल्यूट मारते रहते हो आप, ठीक है। जितना टारगेट आपका हाई होगा उतना टाइम लेगा, प्रोडक्शन आने में समय लगता है। आप देखोगे बांस की फसल जो होती है काफी टाइम तक वो निकलती नहीं है, वेट करते रहते हैं, बट जब वो निकलती है तो एकदम से ग्रो होती है। तो ऐसे ही रिजल्ट है सक्सेस के, ठीक है बेटा। अपघटक जैविक पदार्थों को अजैविक रूप में परिवर्तित करना। डेल्टा नदी मुहाने पर नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ अवसाद मिट्टी को डेल्टा बोला है। देखोगे नदी जब लेकर के आती है बहुत सी चीजें ऐसी पलटी हुई मिट्टी मिलती है तो उसे बोला है। डाइऑक्सिन क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उच्च तापमान बनाते हैं डाइऑक्सिन कहलाते हैं। भूकंप पृथ्वी के अंदरूनी भाग में चट्टानों के टूटने और खिसकने के कारण ऊपर सतह पर आने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। पारिस्थितिकी की बात की है, पारिस्थितिकी केंद्रित पृथ्वी और जीवों के समान महत्व और अधिकतर अधिकार देने वाली विचारधारा पारिस्थितिकी केंद्रित है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। पारिस्थितिकी वंशक्रम समय के साथ साथ एक प्रजाति द्वारा दूसरी प्रजाति को विस्थापित करने की प्रक्रिया। पारिस्थितिकी तंत्र जैव समुदाय और भौतिक पर्यावरण के बीच भोजन और ऊर्जा का आदान प्रदान। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, पर्यावरण हमारे चारों तरफ उपस्थित जीव जंतु भौतिक पदार्थ पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन मुख्य विकास परियोजनाओं द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले आकलन को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कहा जाता है। नदी मुहाना आंशिक रूप से घिरा हुआ क्षेत्र जहां नदी का ताजा जल और समुद्र का खारा जल मिलते हैं उसे नदी मुहाना बोला जाता है। यूट्रोफिकेशन जल के स्रोतों में नाइट्रेट और फॉस्फेट की अधिकता के कारण काई और शैवाल की अत्यधिक वृद्धि यूट्रोफिकेशन कहलाती है, ठीक है। झील में पोषक तत्वों की मात्रा, मीजोट्रोफिक यूट्रोफिक 3 है बेटा। यूट्रोफिक में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा है, मीसोट्रोफिक में मध्यम वाली है, और एक आती है अल्प न्यूट्रिशन वाली जिसमें क्या नाम बताया बेटा, ओलिगोट्रोफिक। ओलिगोट्रोफिक, मीसोट्रोफिक और यूट्रोफिक, ये 3 स्थिति हैं। और लाइकेन जो है, लाइकेन प्रकृति में सल्फर डाइऑक्साइड का पैमाना बताता है। जब किसी क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वहां लाइकेन के पेड़ मुरझा जाते हैं, इसे हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। विलुप्त 50 वर्षों से अधिक समय से न देखी गई प्रजाति। इसमें कैटेगराइजेशन है बेटा, कुछ संकटग्रस्त हैं, कुछ विलुप्त प्राय हैं, कुछ एंजर्ड में आते हैं। तो समय के बढ़ने के साथ साथ इनके प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखा गया है। पहले एक टर्मोलॉजी में बताया गया 20 वर्षों तक जो वनस्पति या जीव अपने आवास में ना मिले
उसे लुप्तप्राय कहा गया है। ठीक है, परिवार नियोजन, बच्चों में अंतर रखने की योजना, उर्वरक, मृदा की उर्वरक बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाले रसायन, ये सब मैंने आपको करा दिए हैं अच्छे तरीके से एनवायरमेंट में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इनमें। पारिस्थितिक वंशक्रम, समय के साथ प्रजाति द्वारा दूसरी प्रजाति को स्थापित करना, ये ऊपर भी आया है। इकोसिस्टम, पर्यावरण, ये सब आपका हो गया है, रिपीट हो गया ये। खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक तंत्र में भोजन ग्रहण करने का क्रम, खाद्य श्रृंखला अच्छे से होगी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फूड चेन, कौन सा टॉपिक आया है? बायो मैग्निफिकेशन, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। खाद्य जाल, जीवाश्म ईंधन, पेड़ पौधों और जीवाश्म से उत्पन्न पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक स्रोत। एक यहां पे आएगा सीएनजी, क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म क्या है इसकी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपकी जीवाश्म ईंधन ही है। ठीक है, कवक, वनस्पति की प्रजातियां जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। कीटनाशक, फसलों पर कीड़ों के प्रभाव को रोकने के लिए छिड़के जाते हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हरित गृह गैसों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा नेट में आपका, ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? H2O की, जलवाष्प की। ठीक है, आवास, जीवों के रहने की जगह उसे आवास बोलते हैं, और हमारा आवास कहाँ है? जहां हम रहते हैं। भूस्खलन दिया यहाँ पे, मृदा अथवा चट्टानों का खिसकना, ये भूस्खलन है। कैसे, इसकी घटना क्यों होती है बेटा? जब हम पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ों को काट देते हैं, ध्यान रखना, पहाड़ी एरिया है, प्लांट हो रहे हैं, पेड़ हो रहे हैं, वो मिट्टी उसको जकड़े रखती है। अब जब उसको पेड़ों को काट दिया गया तो मिट्टी से वो जड़ निकल गई, तो इजीली वो खिसक जाती है वहां से। तो डिफोरेस्टाइजेशन ही यहाँ इसका कारण बनता है। भूमंडल, पृथ्वी की ऊपरी सतह। मैग्मा, पृथ्वी की सतह से पिघली हुई चट्टानें। ठीक है, जब ज्वालामुखी फटते हैं तब एयर पोल्यूशन होता है, नेचुरल एयर पोल्यूशन। ठीक है, अल्पोषण, प्रोटीन की कमी वाली खुराक। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपकी थाली है जिससे आप भोजन करते हो, उसमें ही आपकी बीमारियां छुपी हुई हैं। और बीमारी कैसी है? मेरठ में सबसे ज्यादा रोग किसके होते हैं? न्यूरो के। न्यूरो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि हमारे खान पान में मछली, अंडा ये नहीं है, जिससे कि आपकी कैल्शियम की पूर्ति हो। तो जो हमारी थाली है वो ऐसी हो जिसमें कि सभी चीजें आपकी प्रचुर मात्रा में मिले। और ये थाली इफेक्ट होती है कि आपका लोकल एरिया क्या है। सपोज दैट आप समुद्र के किनारे जनजाति में होते, तो आप बैठे रहते, वहां मछली निकालते रहते, फ्राई करते रहते और खाते रहते, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रॉब्लम हमारी एनवायरनमेंट से और हमारी सोच से रिलेटेड है। जो हमारे एनवायरनमेंट की स्ट्रक्चर होगी और हमारा थॉट प्रोसेस होगा, उसी तरीके से हमारे हेल्थ इश्यू डेवलप होंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए कहते हैं ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। प्राकृतिक गैस, मीथेन, जो भूमिगत स्रोतों से एकत्रित होती है। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक दुर्घटनाएं जिनमें जान माल का नुकसान होता है, नेचुरल डिजास्टर बोला गया है ये। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बेटा, डिजास्टर से सबसे ज्यादा जो नुकसान करता है वो सूखा करता है। सूखा जो पड़ना, अकाल बोलते थे पहले, सूखे की कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कितने दिनों तक सूखा पड़ जाए, लंबे समय तक इसका आदि और अंत पता नहीं है। ठीक है ना, तो आपके जब इसमें क्वेश्चन आएगा भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सब आपके नेचुरल डिजास्टर है। और आप देखोगे कि जो मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट हो रहा है वो अफ्रीका में सबसे ज्यादा संकट है, सूखे की समस्या वहां सबसे ज्यादा। तो देखोगे ना, नेचर जो है वो इक्वल नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जहां आप पैदा हुए हैं ये गोल्डन लैंड है ना, यहाँ कभी भूकंप आता है। अभी चल रहा है पाकिस्तान से, तुम डर रहे हो कि आराम से सो रहे हो? कभी तुमने सोचा कि कोई भाई ऐसी चीज आ सकती है? सेफ जोन में हो ना, उनसे पूछो जो बॉर्डर पे बेचारे घरों की जो स्ट्रक्चर वो चेंज होगी गोलीबारी से। आपके यहाँ पानी की कमी नहीं है, सुबह टैप खोलोगे, पहले तो एक बाल्टी बिल्कुल गर्म निकालोगे, कितना अच्छा है। राजस्थान में चले जाओ आप, एक टैंकर आता है, उसे बिल्कुल उसमें रखते हैं अंदर, अंडरग्राउंड वाटर एक मोटर से जाता है, उससे ही पूर्ति करते हैं।
तो यहाँ आप हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आप सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको चीजें आरामदायक मिली हैं तो आप एफर्ट्स नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि भारत के लोग सबसे ज्यादा आलसी होते हैं, ठीक है ना। जब आपकी स्टार्टिंग की गई थी एनवायरमेंट की, तब ये कोटेशन आया था, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में पर्यावरण आपकी नेचर को निर्धारित करता है। जितनी कंफर्ट जोन में आप चले जाएंगे उतना ही आप मेहनत करना बंद कर देंगे। और आज आप देखोगे जब किसी भी IAS PCS या अच्छी प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो आपको मिलेगा कि जो बिल्कुल बिलो वाली इकोनॉमी वाले लोग हैं वो ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है। और संघर्ष कौन करता है? सामान्य भाषा में कहें, जब पेट भर रोटी ना मिले, पेट भर के एक रोटी फालतू खाई, नशा हो गया, सुबह ही उठे आराम से खाए पी के, तो 12 घंटे का टाइम तुम्हारा किल हो गया। नाभिकीय विखंडन, बड़े बड़े नाभिक का न्यूट्रॉन में टकराने पर दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाना। संलयन, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? संलयन, हाइड्रोजन ईंधन। अब आपका हाइड्रोजन ईंधन आपका सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, वो पोल्यूशन नहीं दे रहा है। CNG भी पोल्यूशन दे रही है, अब हाइड्रोजन ईंधन पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है। अब आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सोलर ऊर्जा सिस्टम आ गया। ये आपके जीवाश्म ईंधन को प्रिजर्व करने का काम है, लंबे समय तक जीवाश्म ईंधन आपका स्टोर रहे, ठीक है, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए कोई खतरा ना हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। विदाउट पेस्टिसाइड जो प्रोडक्शन होता है, जिसमें रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों के स्थान पर खाद का प्रयोग होता है, कंपोस्ट का प्रयोग होता है। ई अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनुपयुक्त और बेकार हो जाने से इनसे अधिक खतरनाक रसायन और भारी वस्तुएं जैसे सीसा, कैडमियम, बेरियम आदि जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। ई अपशिष्ट वो हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है ना। आपके घरों में मोबाइल है, खराब हो गया तो आपको लगाव है उससे, आप नहीं उसे रखे हुए हैं ना, तो उससे जो खतरनाक जो है गैसें वो भी रिलीज हो रही हैं। और वो ई अपशिष्ट देखोगे एक बड़े उसमें जाकर के बड़े स्केल पे ई अपशिष्ट सोसाइटी में, जैसे आपका कचरा है जो शहरों के बाहर ढेर लगे हुए हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आप जाकर के देखोगे LCD वगैरह ये रखी हुई हैं, उनको कहाँ वो रिसाइकिल करेंगे। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक अपशिष्ट है आपका। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1996 के अंतर्गत अप्रैल 93 में जारी एक गजट अधिसूचना के तहत जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 74, वायु प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम जारी किया गया है। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन थे जो एब्रीविएशन के रूप में थे और मैंने आपको यहाँ कराए हैं ये। अब लास्ट आपका इसमें स्लाइड बची है, विदेशी खरपतवारों के आक्रमण से भारत की जैव विविधता को गंभीर संकट पैदा हो गया है, बायोवॉर, ठीक है। गेहूं के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आयातित गाजर घास, शोभाकारी पौधे के रूप में मैक्सिको से लाया जाने लैंटना और भारत की जैव विविधता के अस्तित्व को गंभीर खतरा पैदा किया है। जहां उगते हैं वहां अन्य पौधों को पनपने नहीं देते, इनकी कैपेसिटी है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा यूकेलिप्टिस, प्रकृति का आतंकवादी क्यों कहा गया है? ये पेड़ है, ये मिट्टी के अंदर इतनी जय होया और ये क्या कर रहा है? भूमिगत वाटर को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए इसे प्रकृति का आतंकवादी कहा गया है। नेक्स्ट है बेटा वायु प्रदूषण, जो स्रोत सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। CO2, CO और SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों के साथ साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया को फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। O3, ओजोन, पैन, स्मॉग। पैन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं बेटा, पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये आपका सबसे ज्यादा खतरनाक है। जल प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम 1974 के प्रावधान के अंतर्गत क्या किया गया है? सितंबर में बोर्ड की स्थापना की गई है, ठीक है बेटा। ये आपके कुछ पॉइंट थे एनवायरनमेंट को लेकर के। अब आपकी कुछ क्लासेस जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में आपको ऑनलाइन मिलेंगी, ठीक है। लगभग
16 क्लास आपकी ऑनलाइन मिलने वाली हैं आपको। YouTube चैनल पे आपको सभी वो मिलेंगे, सभी बच्चे उनको देख करके अच्छे तरीके से अपनी एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन करेंगे। मॉक टेस्ट आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, पास्ट टेस्ट आपके कंडक्ट कराऊंगा और उम्मीद है कि इन क्लासेस के माध्यम से एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आपके लगभग कंप्लीट हो गए होंगे। कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी पॉइंट्स हैं जो बच गए हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप लिखवा सकते हैं, आप कोई स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। दिसंबर की जो परीक्षा, इसकी जून की जो परीक्षा आपकी होगी नेट की, उससे पहले एनवायरनमेंट की एक दिन का 3 या 4 घंटे का सेशन रखूंगा, उसमें सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास है आपकी एसडीजी और एमडीजी को लेकर के, और मैंने एसडीजी एमडीजी ऑलरेडी आपको याद करा दी हैं, फिर भी मैं एक बार इंग्लिश वाली जो क्लास आपकी होगी उसमें एसडीजी एमडीजी लेकर के आऊंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।